ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में। बात होगी भारत की जीत के। हमने तमाम नायकों की बात की, हमने कप्तान की बात की, विराट कोहली की बात की, हमने अक्षर पटेल जो कि छुपा रुस्तम साबित हुए उनकी भी बात की, हमने स्काई के कैच की भी बात की, लेकिन बात राहुल द्रविड़ की भी होनी चाहिए। राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से इस टीम को शेप दिया, जिस तरह से रणनीति बनाई गई, और गुरु बिन यज्ञ ना होवे। विजय जी, ये बात मैंने पिछले ब्रेक के दौरान कही थी। एक गुरु जो रणनीति बनाता है, जो पथ बताता है कैसे आगे बढ़ना है, वो भी कल बड़े इमोशनल दिखाई दिए। गुरु के बिना तो कुछ संभव ही नहीं होता। और गुरु क्या है, हमारे यहाँ व्यवस्था में नींव की ईंट है जी। जितनी भव्य, जितनी मजबूत इमारतें हम लोग देखते हैं, जितनी भव्य जीत देखते हैं, उसके पीछे गुरु होता है। बिना गुरु के ये कोई भी काम संभव नहीं है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और राहुल द्रविड़ को तो वैसे भी हम लोग मिस्टर डिपेंडेबल कहते हैं। तो उनकी भूमिका को, उनके पूरे सोच समझ ये इस टीम पर दिखाई देता है, और उस जीत में उनकी क्रेडिट को किसी भी तरह से कम नहीं करके आंका जा सकता है। तो जब भी भव्य इमारत देखे तो नींव की ईंट को याद करें, और मैं नींव की ईंट को गुरु मानता हूँ। जब विराट कोहली, वो तस्वीरें हमें याद आ रही है रागी जी, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने हाथों से वो ट्रॉफी राहुल द्रविड़ के हाथ में पकड़ाई, और फिर वो जो उनका एक एक्साइटमेंट था, बहुत रेयरली वो एक्साइटमेंट उनके चेहरे पर दिखाई देता है। वो इतने काम और कंपोज्ड रहते हैं कि बहुत ही रेयर एक्सप्रेशन होते हैं इस तरीके के। देखिए, ये जो T20 का वर्ल्ड कप का ये जो फॉर्मेट है, इसके वो बेचारे कभी हिस्से नहीं रहे, ये जीत का हिस्से नहीं रहे। 2007 में जब धोनी ने वर्ल्ड कप जीता, तब वो उस समय उसके हिस्से नहीं थे, टीम के साथ नहीं खेले। और बाद में ये पहला ऐसा मौका था जब वो भी इसके हिस्से बने हैं। और स्वाभाविक है कि जब आपके नेतृत्व में, और ऐसा नहीं है कि राहुल द्रविड़ पर बहुत टिप्पणियां आई बीच में, एक तो एक समय ऐसा आया सिलेक्शन को लेकर भी, टीम के सिलेक्शन को लेकर के आया, और कई बार तो ये भी आया कि जो विराट कोहली में जो ये जो ठक ठक खेलने वाला है, ठुक ठुक वन मारने वाला है, ये भी जो है वो कहीं ना कहीं द्रविड़ का प्रभाव है। जिस ढंग से द्रविड़ खेलते थे, आप एक छोर पकड़े रहते हैं और आपके पास एक के बाद जाते रहते हैं, लेकिन द्रविड़ जमे रहते थे। सर, मैं सुना देती हूँ एक बार बयान, लाजवाब जी। मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार बयान सुना देती हूँ। You know, as a player, I was not lucky enough to win a trophy, but I tried my best. You know, I gave my best whenever I played, and it wasn't to be, and that happens. It's part of sport. There are a lot of other players I know who have not been able to win a trophy. I was lucky to be given the opportunity to coach a team, and I was lucky that this bunch of boys made it possible for me to be able to win this trophy. And it's a great, nice feeling, but it's not like I'm aiming for some redemption. It's just a job that I was doing. I love doing the job. I've loved working with Rohit and this team, and it's been a great journey, and I've really enjoyed it. I'm not looking for it again. I'm not a legacy person. I'm not looking for legacies. I just feel glad that we gave it the best we could, and it's not just me. I think I'd like to really just acknowledge the support staff that I worked with, the coaching staff that I worked with. I think I've been lucky to have worked with a truly exceptional, professional bunch, intelligent bunch of coaches and other support staff who have made it possible for us to create a fantastic environment led by Rohit that has, I'm glad, with a bit of luck, resulted in this trophy as well. And I couldn't be happier for this team, and I couldn't be happier for so many of the Indian fans who keep coming out to these games. They keep supporting Indian cricket, they keep supporting world cricket, and you just feel so grateful that you're able to give them a moment like this and something to be really happy about. समीर जी, जब एक खिलाड़ी की महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछा जाता है तो हर वो खिलाड़ी वो सपना देखता है कि कम से कम एक बार वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने हाथ में पकड़े बतौर विजेता, लेकिन वो ना सही। तो एक कोच की भूमिका में उन्हें ये सौभाग्य मिला, और वो इसे क्रेडिट भी दे रहे हैं कि रोहित की कैप्टनसी में जिस तरीके से पूरी टीम ने खेला।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर राहुल द्रविड़ की अगर आप बात करेंगे तो कोच के रूप में उनका आखिरी असाइनमेंट है, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। 2 साल पहले जब वो टीम को कोच बने थे तो टीम को शेप देने में उनकी बड़ी भूमिका रही, और जब वो खिलाड़ी थे तब भी उनके बारे में कहा था द्रविड़ द वॉल, कि वो अपनी बेहतर भूमिका निभाते। लेकिन मुझे लगता है कि आज के डिस्कशन में हम एक व्यक्ति का नाम जरूर भूल रहे हैं, जो है अजीत आगरकर। वो चीफ सिलेक्टर रहे हैं, और टीम तो 11 लोगों की सिलेक्टर ही करके देता है ना। कैप्टन को तो उसी टीम के साथ खेलना है जो टीम आपको सिलेक्ट करके दी जा रही है। लेकिन आप देखिए, अजीत आगरकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, इन तीनों की जो तिकड़ी रही है, और जो टीम को उन्होंने सिलेक्ट किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अजीत आगरकर रोहित शर्मा के साथ मुंबई टीम से खेल चुके हैं, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। राहुल द्रविड़ उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, और मुझे लग रहा है इन तीनों ने मिलकर जो टीम सिलेक्ट की है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसकी एक बड़ी भूमिका थी, और टीम सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा। कोच की बड़ी भूमिका रही कि कोच ने उस टीम का एक बेहतर तालमेल बनाया। प्लेइंग 11 बहुत अच्छी सिलेक्ट की राहुल द्रविड़ ने और रोहित शर्मा ने। वो किसको किस जिम्मेदारी पर देना है, किसको कब बैटिंग करना है, कब बॉलिंग करवाना है, किसका उपयोग कब टीम में करना है, यह राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छे से किया। और मुझे लग रहा है इस टीम वर्क का परिणाम था जो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का रहा है, उसका परिणाम हमें दिख रहा है कि आज हम विश्व चैंपियन बन गए हैं। एक युग का अंत हुआ है। इधर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय T20 फॉर्मेट से संन्यास लिया। इधर बतौर राहुल द्रविड़ का भी बतौर कोच जो है असाइनमेंट यहीं पर खत्म हो रहा है। तो वाकई में ये एकदम एक लाइन गुरु के लिए आपने राहुल द्रविड़ के लिए बोल दिया तो मुझे वो दोहा याद आ गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु को तो सलाम कर ही देना चाहिए, और ये सलाम हम भी कर रहे हैं। और वाकई में जो डिपेंडेबिलिटी रही है हमेशा से राहुल द्रविड़ को लेकर, और खिलाड़ियों के मन में एक डर था, खासतौर पर जो पिछला वर्ल्ड कप ओडीआई का हारी थी टीम, उसके बाद उनके मन में एक डर था कि कहीं हम हार ना जाएं। उस डर को खत्म करना बहुत जरूरी था, और वो राहुल द्रविड़ ने किया बतौर कोच। ये जीत उनके भी सिर पर एक ताज की तरह, उनकी भी कैबिनेट में एक ट्रॉफी की तरह हमेशा से अंकित हो गई है। अब बात करेंगे अगले असाइनमेंट की जो खिलाड़ियों के पास है, और बात क्रिकेट की नहीं होगी, बात होगी ओलंपियंस की। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ओर इशारा किया। बारबाडोस की जीत के बाद अब आगे की तैयारी क्या है? ब्रॉन्ज को गोल्ड में बदलने का टारगेट आज दिया गया है। भारत तैयार है। पेरिस में क्या बड़ा इतिहास रचने के लिए तैयारी हुई है और किस तरीके से आगे तैयारी होने जा रही है? सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। इस बार हमारा हैशटैग चीयर फॉर भारत है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। तो क्रिकेट में तो भारत राहुल जी अजय हो गया है। अब बात और बारी ओलंपिक्स की है और ओलंपियंस की है। देखिए, भारत में कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा उसमें उम्मीद जगी है। जैसे जेवलिन थ्रो, उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ट्रैप शूटिंग के जो इवेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो है। कुश्ती एक ऐसा है, बैडमिंटन एक ऐसा वो है, बॉक्सिंग एक ऐसा है। ये इवेंट्स ऐसे हैं, मतलब ये स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनके डिसिप्लिन में भारत जो है बहुत अच्छा कर सकता है। और ये माना जा रहा है कि हो सकता है जो ओलंपिक्स है उसमें एक बार भारत दोबारा से ऐसा लगे कि एक गोल्ड मेडल जो है वो भारत को मिले। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होगी। और जो एक उससे इंथ्यूजियाज़म बढ़ता है हर बार अगर गोल्ड मेडल आता है, तो उससे जो एक माहौल बनता है देश में, वो
बाकी जो अपकमिंग जो स्पोर्ट्स पर्सनल होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, उनके लिए भी एक तरह से उत्साह वाली बात होती है और वो भी कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे मुझे लगता है डिसिप्लिन है जहां पर, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है जहां पर कुछ ना कुछ जरूर भारत को बेहतर देखने को मिलेगा। और खेल के क्षेत्र में विजय जी लगातार प्रोत्साहन भी सरकारों की तरफ से, फिर चाहे वो केंद्र सरकार की हम बात कर लें या फिर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर लें, तो खूब सपोर्ट दिया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा था, अब उम्मीदें इसलिए लोगों की और बढ़ गई हैं। बिल्कुल, दरअसल अभी हमने क्रिकेट की बात की और अभी हम लोग वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन ओलंपिक जो गेम्स हैं वो असल में वर्ल्ड चैंपियन के गेम्स हैं, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया भर की जो टैलेंट है वो सामने आती है और वो मुकाबले हमारे मैं इसको कम नहीं आंक रहा जो हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप कल जीती है, लेकिन वहाँ जो ओलंपिक्स चुनिंदा टीम हाँ, चुनिंदा टीम से यहाँ तो, और वहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत देश बहुत आगे तक काम करते रहे, लेकिन हिंदुस्तान ने, भारत ने, इंडिया ने जो है अब बहुत आगे बढ़ा है, बहुत कोशिशें भी बढ़ाई हैं। केंद्र सरकारों का भी आपने जैसे जिक्र किया और राज्य सरकारों ने भी बहुत अच्छा काम किया, और जैसे प्रधानमंत्री ने जो हैशटैग दिया ना, चीयर फॉर भारत, चीयर फॉर भारत जो है खिलाड़ियों का उत्साह तो बढ़ाता ही है, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ा देता है। पूरा हिंदुस्तान जो है ना उनके साथ खड़ा है, लेकिन उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। जी, देखिए मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से 2036 के अंदर भारत के अंदर ओलंपिक की तैयारी की जा रही है कि भारत को उसका मौका मिलेगा करने का, प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं कि ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी लेकर आएंगे, तो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ये कोशिश करें कि भारतीय खेल संघों को, जो नेता लोग बैठे हुए भारतीय खेल संघों में, उनसे मुक्ति दिलाए, वहां खिलाड़ी आए, उन खेल संघों के अंदर खिलाड़ी आएंगे तो मुझे लग रहा है और ज्यादा प्रतिभा आएगी। अच्छा, क्योंकि इस तरह के भी लोग रहे ये क्या जरूरी है कि एक खिलाड़ी ही अच्छा मैनेजर साबित हो? नहीं, मुझे लगता है कि आप अगर लंबे समय से देखेंगे तो कई ऐसे खेल संघ है जहां पर ऐसे लोग बैठे जिन्हें उस खेल से कोई लेना देना नहीं है, फिर वो बैठते हैं, उनके बच्चे बैठते हैं, उनके पार्टी के लोग बैठते हैं, और उसकी इशारा कहां है? मुझे ये कहना है कि भाई अब आप समझ गए, तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से पार्टी के लिए भी एक ऐसी बुरी स्थिति उत्पन्न होती है कि पार्टी भी उसको फिर मतलब सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के जो लोग किसी खेल में अगर बैठे हैं तो ना बाहर किया जाए। कई ऐसे राजनेता है जिन्होंने किसी खेल संघ को बहुत दिया भी है, ऐसा नहीं है कि सब जगह राजनेता बुरे हैं, लेकिन जहां बुरे राजनेता खेल संघ को प्रभावित कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है वहां सफाई करने की जरूरत है उस क्षेत्र के अंदर। तो मुझे लगता है कि भारतीय खेलों का भविष्य और सुनहरा उसके बाद होगा। लेकिन वो सफाई इतनी मुश्किल हो गई कि वो बात रागी जी कहां तक बढ़ गई है तो हमने सबने देखा। देखिए, मुझे लगता है कि हम ओलंपिक पर अपनी बात जब कर रहे हैं तो कई बार ये भी देखने हैं, यदि एक पैटर्न यदि आप देखिएगा कि आप विकसित देश हैं तो आप खेल में भी बहुत अच्छा करते हैं। एक समय था जब ओलंपिक वगैरह होता था तो जो गोल्ड मेडल वगैरह होता था, दो ही कंट्री आपस में compete कर रहे होते, तो या तो सोवियत यूनियन compete कर रहा होता था, अमेरिका होता था, अमेरिका। हाँ, जी। बाद में जब चाइना आया तो चाइना एक तीसरी ताकत बन करके आया, अब चाइना दूसरी ताकत बन गया है। अब आप देखेंगे कि यदि compete कर रहा है तो अमेरिका पदक तालिका में ऊपर रहता है, उसके बाद चाइना होगा, उसके बाद रसिया वगैरह, और बाकी छोटे छोटे देश भी जहां पर जिनकी आबादी जो है हमारे एक दिल्ली के बराबर है, वो भी गोल्ड मेडल जीत करके आते हैं। तो खेलों के प्रति जागरूकता तो बहुत बढ़ी है, लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 40-50 साल में क्रिकेट हमारा केंद्र में आकर के बैठ गया था, अब धीरे धीरे उससे बाहर निकल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कबड्डी की प्रतियोगिता जो है वो शुरू किया गया, अब तो प्रो कबड्डी लीग भी है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जब आप उसमें आईपीएल की बात करते हैं तो कबड्डी को भी उस तरफ से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फुटबॉल का जो है, फुटबॉल के ग्राउंड, फुटबॉल हम लोग जब गांव में होते थे तो हमारे लिए तो वो फुटबॉल ही मैच जो है था, खासकर से बिहार, बंगाल, यदि आप नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए तो फुटबॉल जो है वो एक बहुत प्रिय खेल है उनका, बड़ा पॉपुलर खेल है, और उनमें क्षमता भी है, खासकर से नॉर्थ ईस्ट से आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो उनको नर्चर करने की आवश्यकता है। ये जो स्पोर्ट्स ऐसी एक चीज है जो आपको नेशनलिज्म, स्पोर्ट्स नेशनलिज्म आपको बांध करके पूरे देश को रखता है। आप जब साउथ से खेलने के लिए होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं, हर क्षेत्र का उसमें प्रतिनिधित्व होता है, तो पूरा आप जब एक गेम आप आयोजित करते हैं तो आपको उसमें पूरी मिनी भारत की आपको उसमें एक झलक आपको दिखाई देती है, और ये आपके एम्बेसडर भी होते हैं दुनिया में, चाहे जहां हो या जिस क्षेत्र में जा रहे हो, वो भी क्षेत्र जहां पर आपके बारे में कोई बात करने वाला नहीं होता है, यदि वहां से एक टीम का यदि सदस्य होता है तो स्वाभाविक है कि वो पूरा क्षेत्र आपके साथ जुड़ जाता है। तो ये जो स्पोर्ट्स नेशनलिज्म है इसको बहुत आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है भारत सरकार जो है खासकर
नरेंद्र मोदी की सरकार इसके प्रति बहुत सजग है, बहुत जागरूक है। और मामला सिर्फ यहाँ तक पैसे देने की बात नहीं है, मामला सिर्फ फैसिलिटी देने की बात नहीं है, मामला है कि आप उसके प्रति कमिट हों और नेता कमिटमेंट दिखाएं कि वाकई जो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि नहीं अब हमने बदल दिया है वो नारे, अब हमारे लिए महत्वहीन हो गए हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ऐसा हम सोचते नहीं है। वो जमीन पर भी परिलक्षित होता हुआ दिखे स्कूलों में, कॉलेजेस में। अब आपको देखने में होगा कि स्पोर्ट्स जो है वो अब वो एक सब्जेक्ट के तौर पर लाने की तैयारी होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसे सिर्फ लेकिन फिजिकल एजुकेशन। लेकिन आप मैं लाइन जोड़ देता हूं, देखिए जाने वाली है, इसलिए मैं लाइन जोड़ देता हूं छोटी सी बात समीर जी बोल दूं कि ये जो आप प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं, आजकल स्कूल में भी अगर बच्चे के अंदर एजुकेशन के प्रति कम और खेल के प्रति रुझान ज्यादा है तो फिर उसको उसी दिशा में मोटिवेट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। और पेरेंट्स भी कई सारे ऐसे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं। ये एक मानसिकता देखिए मेरा कहना है एक समय ऐसा तरह से तो बात ये भी हो सकती है कि प्राइवेट एकेडमीज हैं और उस तरह से हो रहा है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, जैसे समीर जी ने भी कहा कि जो खेल संघ हैं हमारे यहाँ वो अब तक डिलीवर नहीं कर पाए उस तरह से जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। और उसका कारण, आप कोई चीज डिलीवर नहीं करती है तो आप उसमें चेंजेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी इस तरह से सोचना चाहिए कि इन खेल संघों में क्या परिवर्तन किए जाएं ताकि ये जो बात है कि हम और मेडल्स लाएं ओलंपिक खेलों में या एशियन गेम्स में या बाकी सब उसमें। जाहिर है पॉलिटिक्स में अगर दिमाग में रहेगा तो खेलेगा कब? एक समय तो ऐसा भी रहा कि देश में कि भारत हॉकी में ओलंपिक लगातार जीतता रहा है, कोई मुकाबला नहीं था। ध्यानचंद के पास तो जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसे लोग थे खिलाड़ी, और देश लंबे समय तक हॉकी में वर्चस्व रहा। लेकिन अब हॉकी में आज भारत कहां पहुंच गया है? तो पहले भी बढ़िया खिलाड़ी देश के अंदर रहे, प्रकाश पादुकोणे जैसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने हमें एक सम्मान दिलवाया, मिल्खा सिंह रहे, उस समय कोई पूछने वाला नहीं था, विजय अमृतराज दोनों ब्रदर थे जो लॉन टेनिस खेलते थे, तो उस समय खिलाड़ी भी रहे। लेकिन हाँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पैसा खेलों के अंदर आ गया है, सरकार की सुविधाएं आ गई है, खेलों के प्रति खिलाड़ियों और युवाओं का उत्साह बढ़ा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सरकार को इसमें एक डिसिप्लिन आने की जरूरत है, इसके अंदर थोड़ा एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। अगर सरकार थोड़ा इस मामले में कड़ाई से पालन करेगी, थोड़ा मॉनिटरिंग रखेगी अपने खेल संघों पर, तो मुझे लग रहा है कि वो दूर नहीं कि जब भारत भी पहले 3 में गोल्ड मेडल में आएगा। मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, राहुल जी और समीर जी की बात को जोड़ते हुए, सहमति जताते हुए भी, मुझे नहीं लगता कि राजनेताओं से बड़े कोई खिलाड़ी होते हैं। नहीं ओलंपिक भेज दे क्या? नहीं मतलब राजनीति के खिलाड़ी राजनीति के लिए ना। नहीं आप एक चीज देखिए, एक कहा जाता था कि नीति आयोग में या प्लानिंग कमीशन में आप चाहे सरकार किसी भी हो, एनके सिंह जरूर होते थे, ठीक है। वैसे ही चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार, राजीव शुक्ल जी जरूर होते हैं। है तो नेता ही, वो तो बेचारे खिलाड़ी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, पत्रकारों की इंडिपेंडेंट बॉडी है, पत्रकारों की ऐसा नहीं है, पत्रकारों की भी बहुत अच्छी घुसपैठ है सर इस क्षेत्र में। नहीं, पर वो प्राइवेट बॉडी है बीसीसीआई, तो खैर उससे उसका कंपैरिजन क्या। नहीं तो खेल संघों के अंदर थोड़ी सी नियमितताओं की और आवश्यकता है विजय जी। बिल्कुल, वो तो सख्त जरूरत है, और उसमें भी थोड़ा सा लालच छोड़ देना राजनेता कि भाई उसमें जो लोग योग्य लोग हैं। लेकिन ये मानना कि राजनेता होंगे तो संघ खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वो अच्छे मैनेजर भी होते हैं, और उनका फायदा ये होता है कि संघों में उसको जो पैसा मिलना होता है, सरकार से जो फंड मिलना होता है, मदद मिलनी होती है, उसमें भी मदद मिलती है। इसलिए 100% उनको खारिज कर दें। नहीं, राजनेता हैं जो जिनका कमिटमेंट, अब राजीव शुक्ल को आप ले लीजिए, उनका कमिटमेंट है, उस खेल के प्रति कमिटमेंट है। तो अब आप कह दें कल जाकर के कि अरे राजनेता को तो वहां होना ही नहीं चाहिए, उतनी दिलचस्पी लेकर के कौन बिल्कुल आउटराइटली नहीं रिजेक्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति हो, रागी साहब, उनके खेल जो है ना वो बहुत काम आते हैं कई बार। तो देखिए आप राजनीति और खेल को नहीं, बात देखिए कहानी कुर्सी की है, इसलिए थोड़ी राजनीति की बात भी होगी और राजनीतिक पुट भी होगा। लेकिन जब एकजुटता के साथ खिलाड़ी पूरे मनोयोग के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ जीत के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसमें अगर सरकार का पूरा संरक्षण उन्हें मिले, खेल संघों का उन्हें पूरी तरह से प्रश्रय मिले, तो ये तय है कि जो टारगेट जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो टारगेट अचीवेबल होगा। अब राहुल जी, मैं पिछले
उन दिनों की बात कर लेती हूँ कि जब ओलंपियंस खेलने जाते थे उतनी चर्चा भी नहीं होती थी। अब तो पैरालंपियंस जाते हैं, जीत कर आते हैं, शानदार पैरालंपियंस का भी रिकॉर्ड रहा है, खूब चर्चा होती है, सोशल मीडिया पर बात होती है, एक एक खिलाड़ी का नाम अब लोग जानने लगे हैं। बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जैसे बीसीसीआई में ही बोलूं तो जो महिला क्रिकेट टीम है उसको जिस तरह से आपने प्रोत्साहन दिया है, उनको इक्वल जो है आप पैसा देते हैं, जैसे मेल क्रिकेट टीम है, वो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। उसी तरह से बाकी जगह पे भी, चाहे वो पैरा ओलंपिक्स हो चाहे ओलंपिक्स हो, एक तो ये ध्यान दिया जा रहा है कि जो खिलाड़ी हैं उनको जो है किसी भी तरह की राजनीति से दूर रखा जाए, वो अपने कॉन्सेंट्रेट करें खेल पर, वो अपनी ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें, और जिस तरह से बाकी सब चीज़ों पे भी, उनकी हेल्थ पर, उनके देखिए क्या जो खिलाड़ी होता है वो इंजर भी होता है बहुत बार। अब क्रिकेट की बात करें तो जिस तरह से बेंगलोर में जो है बाकायदा एकेडमी बनाई गई है उसको लेकर के, अगर इंजरी होती है किस तरह से वो तो ज्यादा इंजर्ड होते हैं, किस तरह से उसको वो इंजरी ठीक होगी, किस तरह से उनको ग्रूम किया जाएगा, ये सारी बातें। और बाकी क्षेत्रों में भी जो ओलंपिक्स के खेल हैं उनमें भी इसी तरह से जो एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स इंजरीज को लेकर हो, चाहे वो ट्रेनिंग को लेकर हो, जिस तरह से बाहर से कोचेस को लाकर ट्रेनिंग की जाती है, ये बहुत जो सुखद ये कह सकते हैं कि ये बहुत सुखद अनुभव है सारे खिलाड़ियों के लिए। तो चलिए बारबाडोस में छोटी सी लाइन कह दूं, बहुत सारी बातें हो गई इसलिए, और प्रोत्साहन और सरकार की सारी बातें हो गई, लेकिन कभी कभी जब जंतर मंतर पर बैठे ना तो उस पर भी नजर डाल लें। देखिए बतौर पत्रकार हम तो चाहिए नजर कि डालते जंतर हैं, मंतर बतौर बैठने वाले पत्र जो हैं जी वो राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। चलिए बारबाडोस में हमने झंडा गाड़ दिया है और अब पेरिस में भी तिरंगा लहराना है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, विजय जी, राहुल जी और संगीत रागी जी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। रोहित शर्मा ने कैसे हासिल किया इतना बड़ा मुकाम, विराट कैसे बन गए किंग कोहली, टीम इंडिया के सुपरस्टार्स की असली कहानी क्या है, दोपहर 3 बजे इसी पर करेंगे डिटेल में बात।